गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म। इसका फर्स्ट पार्ट इसके पहले आपने पढ़ा फेडरलिज्म क्या है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। संघवाद कैसे भारत में प्रचलित है। भारत के सेंस में, हमारे देश इंडिया के सेंस में पढ़ना है फेडरलिज्म के संबंध में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज जो हम भारत का मैप और जिन राज्यों को देख रहे हैं, 1947 में न इस तरह का कोई मैप था और न ये सब राज्य थे, बल्कि इनका नाम अलग था। कोई राज्य किसी के साथ जुड़ा हुआ था, कोई राज्य किसी के साथ जुड़ा हुआ था। आप अपने बुक के में देखिए, इंडिया इन 1947 का एक मैप दिया है और दूसरा मैप दिया है 2006 का। दोनों मैप में आप सेवरल डिफरेंस देख रहे हैं। तो भारत को कैसे एक फेडरल स्ट्रक्चर के स्टेट में कन्वर्ट किया गया, कैसे एक संघात्मक देश के रूप में इसको बनाया गया, यही इसमें पढ़ना है। कहता है कि इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीड इन इंडिया, इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में संघवाद जो सफल है, उसका कारण ये नहीं है कि संविधान में संघवाद के सिद्धांतों को लिख दिया गया है। संविधान में कोई सिद्धांत लिख देने से वो सक्सेस नहीं होता, बल्कि हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के लोगों में फेडरलिज्म के सिद्धांत और डेमोक्रेटिक पॉलिसी के प्रति विश्वास होगा। आज़ादी की लड़ाई में ये विश्वास जन्म लिया था, जब देश के अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ यूनाइट होके फ्रीडम फाइटर के रूप में देश को आज़ाद कराने के लिए काम किए थे। उसी समय भारत के प्रत्येक राज्य के लोगों के मन में एक क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना जन्म हुई। नेशनलिज्म इन इंडिया में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसके कारण भारत के लोगों का जनमानस तो तैयार था एक साथ रहने के लिए, लेकिन उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रबल था, कुछ कठिनाइयाँ थी। अब सबसे पहला इसमें जो टॉपिक्स है, लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य। राज्यों का गठन कैसे हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें प्राचीन समय के राज्यों को अलग अलग राज्यों के रूप में डिवाइड किया गया। तो इसमें राज्य बनाने का जो बेस था, आधार था, उसे लैंग्वेज का बेस माना गया। भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। जैसे एक पूरा बम्बई राज्य था तो मराठी और गुजराती दो भाषा बोलने वाले लोग उस राज्य में रहते थे, तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बन गया। ब्रिटिश पीरियड में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक ही राज्य था। तो और इसमें 3 लैंग्वेज बोले जाते थे, उड़िया, हिंदी, बंगाली। तो जब देश आज़ाद हुआ तो लैंग्वेज के आधार पर ये 3 राज्य बन गए। तो हमारे देश में राज्यों का रिकंस्ट्रक्शन लैंग्वेज के आधार पर किया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक राज्य रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के बीच भाषा के संबंध में जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, वह काफी हद तक दूर हो गया। सिर्फ भाषा के ही आधार पर राज्य नहीं बने, बल्कि कल्चर और उनके डिफरेंट कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी ऑफ और ज्योग्राफी के आधार पर, भौगोलिक और जातिगत बेस पर भी राज्य बने। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, असम तो खैर बंगाल का ही हिस्सा था, वो काट के अलग हुआ, लेकिन नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे जो राज्य हैं, ये सारे राज्य में रहने वाले लोग पहले 1960 के पहले एक ही राज्य था, जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एलायंस कहा जाता था, साउथ में नेपा। लेकिन इस पूरे एलायंस में डिफरेंट कल्चर वाले लोग रहते थे। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जो विभाजन हुआ है, वह उनके कल्चर के आधार पर हुआ है, संस्कृति के आधार पर।
बिहार से झारखंड बटा कल्चर के आधार पर, क्योंकि आदिवासियों का कल्चर बाकी बिहार के लोगों से अलग था। छत्तीसगढ़ बना कल्चर के आधार पर, उत्तराखंड बना कल्चर के आधार पर। भाषा एक ही है दोनों राज्यों की, बिहार और झारखंड की भाषा अलग अलग नहीं है, लेकिन कल्चर डिफरेंस है, संस्कृति अलग है। तो कल्चर के आधार पर भी हमारे राज्य बने, नॉर्थ ईस्ट बने, बिहार से झारखंड बना, उत्तराखंड बना। तो ये सब बेस था हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट बना के। हालांकि शुरू में जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको इस बात का डर था कि लैंग्वेज के बेस पर हम स्टेट बनाएंगे तो इससे विवाद पैदा हो सकता है और देश के इंटीग्रेशन को खतरा पहुंच सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव ऐसा दिखाता है कि लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनने के बाद सभी राज्यों में शांति ही आ गई, कहीं कोई विवाद नहीं रहा। इसलिए फेडरलिज्म का, संघवाद की तरफ भारत को बनाने का पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, समस्या थी, वह लिंग्विस्टिक बेसिक स्टेट के फॉर्मेशन के साथ ही खत्म हो गई। दूसरा जो प्रॉब्लम आया आज़ादी के बाद था वह था लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा। आप जानते हैं कि हमारे देश में छोटे बड़े 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। 2011 में जो सेंसस हुआ है, जनगणना हुआ है, उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1640 भाषाएं पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब इतना डिफरेंस वाले कंट्री में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करना काफ़ी कठिन काम है। हालांकि देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग पूरे आबादी के 41% लोगों का मदर लैंग्वेज, मदर टंग हिंदी है, लेकिन 60% लोगों का मदर टंग अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया कि किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन एनी वन लैंग्वेज। इसीलिए हमारा संविधान भाषा के बारे में विवाद नहीं हो देश में, इसलिए किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं दी गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, आधिकारिक भाषा, गवर्नमेंट का लैंग्वेज, सरकार जिस भाषा में काम करेगी। नेशनल लैंग्वेज वर्ड का यूज कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हिंदी को हम बोलने के बारे में हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में उसको संविधान में कहीं भी जगह नहीं दी गई है। हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश, पहले से ब्रिटिश कालीन लैंग्वेज था इंग्लिश। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए 3 टायर फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया हमारे देश में कि हिंदी को और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया कि गवर्नमेंट जो काम करेगी वो इन 2 भाषाओं में काम करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगा वह हिंदी और अंग्रेजी में करेगा। इंग्लिश और हिंदी, केंद्र सरकार का जो भी लेटर निकलता है या जो ऑर्डर इशू होता है वह इसी 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया कि जिस राज्य का जो लैंग्वेज है वह राज्य अपने लैंग्वेज में ऑफिशियल वर्क कर सकता है। जैसे बंगाल है, वहाँ का बंगाली लैंग्वेज है, तो बंगाल गवर्नमेंट किस भाषा में काम करेगी? इंग्लिश एंड बंगाली, हिंदी ऊपर थोपा नहीं जाएगा। जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात आई थी तो साउथ इंडिया में काफ़ी इसका विरोध हुआ था। दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी के हिंदी के बजाय अंग्रेजी का यूज करना बेहतर समझते थे, तो इसलिए वहाँ हिंदी विरोध आंदोलन शुरू हो गया। तो ये सब को देखते हुए 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषाई फार्मूला हमारे देश में अपनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, और स्टेट गवर्नमेंट इंग्लिश और अपने रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकती है। तो इस तरह लैंग्वेज पॉलिसी हमारे देश में अपनाई गई। यही है लैंग्वेज पॉलिसी, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक्स है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। फेडरेशन के सक्सेस के लिए, फेडरलिज्म को सफल होने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच का रिलेशन काफ़ी महत्व रखता है। सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के आधार पर ही फेडरल गवर्नमेंट चल सकती है। पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग,
आपसी विश्वास और आपसी समझ के आधार पर फेडरेशन होता है। तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में यही बातें ध्यान में रखी जाती है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे। अब हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को फेडरलिज्म को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पावर्स को क्लियर कट डिवाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखा गया कि 1980 तक 1980 तक इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी का शासन था, लगभग भारत के इक्का दुक्का राज्य को छोड़ दें स्टेट को, तो बाकी स्टेट में भी उसी पार्टी का राज्य था, कांग्रेस पार्टी का। यानी 1980 तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी, दोनों एक ही दल की सरकार थी। इसीलिए 1980 तक स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन में ज़्यादा तनाव नहीं था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसी हिसाब से राज्य सरकार को डायरेक्ट करती थी। सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में टेंशन का जो दौर आया वह 1990 के बाद आया, 1990 के बाद। 1990 के बाद पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया कि कोई भी लार्ज पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, एलोन अकेले मेजॉरिटी नहीं प्राप्त कर सकी। 1990 के बाद जो बड़ी पार्टियां इस देश में थी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अकेले इतना कैपेबल नहीं थी कि वो सरकार बना सके। इसलिए उन्हें रीजनल पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा, क्षेत्रीय दलों का, जो अलग अलग स्टेट में पावरफुल थे। और इस तरह एक नया पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश में आया, जिस सिस्टम को हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, गठबंधन की सरकार, जिसमें कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है और बाकी पार्टियां उनके साथ मिली होती है। आज भी हमारे देश में गठबंधन है, कोलिशन गवर्नमेंट है। जैसे अकेले बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं है, आज हमारे देश में दो कोलिशन है, एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी, और दूसरा जो गठबंधन है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस। और यही दो गठबंधन की सरकारें 1990 के बाद से आज तक चली। ऐसी ये जो नई पॉलिटिकल सिनारियो पूरे देश में आया, इसने स्टेट के पावर को आगे बढ़ाने में या राज्यों के अधिकार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया। क्योंकि केंद्र में अब एक दल की सरकार नहीं थी, राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार में भी सहयोग करती थी। तो इसलिए 1990 के बाद से एक नया जो सिस्टम, नया जो कल्चर कोलिशन गवर्नमेंट का आया, इसमें स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन को डिग्निफाइड किया, नए तरीके से उसको डिफाइन किया और नए तरीके से उसको परिभाषित करके लागू किया गया। पहले क्या था कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से आर्टिकल 356 का यूज करके किसी भी राज्य के इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती थी, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। लेकिन 1990 के बाद के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे फैसले दिए जिसके कारण अब केंद्र सरकार के लिए किसी भी राज्य सरकार को मनमाने तरीके से डिसॉल्व करना काफ़ी कठिन हो गया। तो यह जो भी पॉलिसी आई, इसने भी हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को काफ़ी हद तक मैनेज करने का काम किया। और यही ये दो फिगर इसमें दिखाया गया है। 1990 के पहले का दौर, ये जो आप देख रहे हैं मिसेज इंदिरा गांधी की तस्वीर कार्टून इसमें बनाया गया है। उस समय आप देखिए कि राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कटोरा लेके आगे आगे माने खड़े हैं केंद्र सरकार के सामने, यानी अपने अधिकारों का डिमांड कर रहे हैं कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। और पॉलिटिकल सिनारियों में जो बदलाव आया आफ्टर 1990, नीचे के कार्टून में आप देखिए हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की कार्टून बनी हुई है और कोलिशन गवर्नमेंट उनके नेतृत्व में बनी थी, तो कोलिशन गवर्नमेंट का कार्टून नीचे दिया गया है कि कैसे 1990 के पहले का राजनीतिक परिदृश्य था और 1990 के बाद का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के इशू पर ये दोनों पिक्चर में इसको सही तरीके से समझाया गया है।
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसके बारे में इस चैप्टर के शुरू में भी हम बोले हैं कि 1500 से ज़्यादा भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए हमारे देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 24 भाषाओं को 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हालांकि आपके बुक में 22 भाषाओं का जिक्र है। 2 भाषाओं को 1916 में 2016 में बिहार की ही 2 भाषा थी, भोजपुरी और मैथिली, जिसको 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। यानी कुल 24 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से लैंग्वेज हैं और उनके बोलने वालों की संख्या कितना प्रतिशत है, ये पूरा लिस्ट में दिया गया है। इस लिस्ट को आप देखेंगे। 41% लोग हिंदी बोलते हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज के कितने % लोग बोलते हैं, वो उसका पूरा ये लिस्ट है। यही हमारे देश के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विभिन्नता को दिखाता है। लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बावजूद हमारे देश में भाषा के नाम पर ज़्यादा विवाद नहीं है। इसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सही तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशन को परिभाषित करके लिखा गया है। फेडरलिज्म की जो सबसे आखिरी जो इसमें टॉपिक्स है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। किस चीज का विकेंद्रीकरण? पावर का विकेंद्रीकरण। पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट की जो शक्तियां संविधान में दी गई हैं, अगर वह एक ही लेवल पर है और एक गवर्नमेंट के एक ही लेवल पर है तो उसको सेंट्रलाइज कहा जाता है, केंद्रीकृत। यदि संविधान में गवर्नमेंट को दी गई सारे पावर्स यदि केंद्र सरकार के पास ही है तो ऐसी सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट के पावर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच यदि डिवाइड किया गया है तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसमें एक लाइन लिखा भी है, आप यहाँ देखिए कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ पावर लेके और स्थानीय सरकारों को जो दिया गया है इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब इसके लिए हमारा देश इतना बड़ा देश है, यहाँ के राज्य इतने बड़े हैं कि कुछ ऐसे राज्य तो यूरोपियन कंट्री से भी बड़े हैं। यूरोप में जर्मनी जो है, इसमें लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया, महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, बिहार एंड झारखंड जब कंबाइंड था तो ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल के बराबर था। यानी हमारे देश में एक राज्य यूरोप के एक देश है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सरकार सभी लोगों के सभी जरूरतों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाती, तो इसके लिए पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच दिया गया। लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि राज्य सरकारें भी जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा, विकास को पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रही। तो इसके लिए सबसे पहले 1959 में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था बलवंत राव मेहता कमेटी, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायतों का गठन किया गया सबसे पहले 1960 में, 1960 में। और पंचायतों में मुखिया को अधिकार चुना गया। वहाँ भी एक सरकार की तरह मुखिया सरपंच के सिस्टम के रूप में पंचायती राज सबसे पहले 1960 में आया। लेकिन वह पंचायती राज फाइनेंशियल मामले में स्ट्रॉन्ग नहीं था। 1960 से लेके 1999 तक के जो मुखिया हमारे गांव में थे उनके पास कोई आर्थिक अधिकार नहीं, फाइनेंशियल पावर नहीं था। वह सिर्फ अपने पंचायत के समस्याओं को राज्य सरकारों के पास रिकमेंडेड कर सकते थे और वहां खर्च करने का काम स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी। 30 साल तक यही व्यवस्था हमारे देश में चली, वही पुराना पंचायती राज। लेकिन 1990 तक आते आते ये कैलकुलेशन किया गया कि पुराने पंचायती राज सिस्टम से
पावर का डिसेंट्रलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाया। इसलिए 1992 में एक नया पंचायती राज संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में और उसको पास कराया गया, और उसके लिए उसके बाद एक नए तरह का पंचायती सिस्टम को इस देश में इंट्रोड्यूस किया गया। और आज जो आप पंचायती राज देख रहे हैं, गांव में ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ये सारे पद 1992 के पहले के पंचायती राज में नहीं थे। 1992 में जो नया पंचायती राज सिस्टम आया, हालांकि हमारे राज्य बिहार में पहली बार 1992 के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 2000 ईस्वी में चुनाव हुआ था। तो 2005 के जो मुखिया हैं वो पहले के मुखिया से पावर के मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल पावर दी थी, आर्थिक अधिकार भी दिया। पैसा सीधे केंद्र से मुखिया जी के खाते में आता है और मुखिया ही इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं कि उन पैसों से ये जिम्मेदारी संभाले। और भी बहुत सारी इसमें सुविधाएं दी गई। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ एक मेजर स्टेप उठाया गया। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम आया, पहले का जो पंचायती राज सिस्टम था 1990 के पहले का, उसमें रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, 5 साल 6 साल 10 साल बाद भी चुनाव होते थे। लेकिन नया जो पंचायती राज सिस्टम आया उसमें प्रोविजन रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव रेगुलर होगा, प्रत्येक 5 साल बाद होगा। एक बार पंचायत का गठन हुआ, 5 साल खत्म हुआ, पंचायत डिसॉल्व हो गया, फिर उसको दोबारा चुनाव कराएंगे, ये प्रोविजन उसमें डाला गया। उसके बाद सीट रिजर्व किए गए शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पंचायतों में जो मेन मुखिया सरपंच का पद है, उन पदों पर इन लोगों को रिजर्वेशन प्रदान किया गया, इन 3 कम्युनिटी के लोगों को। ये 1992 के पंचायती राज अधिनियम में था। उसके अलावा कम से कम 1/3 पोजीशन महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का चुनाव कराने के लिए अलग से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायतों के चुनाव को कंडक्ट कराती है। और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर और रेवेन्यू के पावर को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दिया गया। ये 1992 के पंचायती राज अधिनियम में ये विशेषताएं थी। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है पॉपुलरली नोन बाय पंचायती राज, प्रत्येक एक गांव या कई गांवों के समूह को एक पंचायत माना जाता है। उस पंचायत को भी वार्ड में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग वार्ड काउंसिलर उसमें से जीत के आते हैं। तो ये ग्राम स्तर पर पंचायती राज, इसमें मुखिया का चुनाव होता है और मुखिया और सरपंच ये पंचायत के हेड होते हैं और वहाँ वो काम करते हैं। दूसरा लेवल इसका ब्लॉक लेवल पे होता है, जिसको हम पंचायत समिति कहते हैं। प्रत्येक पंचायत से 1 या 2 मेंबर चुन के जाते हैं और एक ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं वो सारे पंचायत से जो पंचायत समिति में चुन के आते हैं वे लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दूसरा लेवल है। तीसरा इसका लेवल जिला स्तर तक है कि 2, 3, 4 या पॉपुलेशन के आधार पर 2, 3, 4 या इससे भी ज़्यादा पंचायतों को मिला के एक जिला परिषद का क्षेत्र बनाया जाता है और उस जिला परिषद के एक मेंबर चुन के जाते हैं, जो 3, 4, 5 पंचायत के एक प्रतिनिधि होते हैं और पूरे जिले से जितने भी जिला परिषद चुन के जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव करते हैं। तो ये पंचायती राज में एक महत्वपूर्ण बदलाव 1992 के संशोधन के लिए लाया गया, जो ग्राम और पंचायती राज के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया कि पंचायत का जो हेड होगा मुखिया जी, उन्हें कम से कम साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, 3 बार, 3 टाइम्स, साल में 3 बार मुखिया को ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होती है। और किसी भी पंचायत में या विलेज में क्या काम किया जाएगा, किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये ग्राम सभा ही तय करती है। तो इस तरीके से
नया जो पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में आया 1992 में, इसने पावर को डिसेंट्रलाइज करने के मामले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। डिस्ट्रिक्ट में जो जिला परिषद का गठन होता है, वो अभी हमने आपको बताया कि जिला परिषद के मेंबर पंचायतों से चुन के जाते हैं। 4-5 पंचायत को मिला के एक जिला परिषद का क्षेत्र बनाया जाता है। वो मेंबर जिला परिषद के चेयरमैन को चुनते हैं, और साथ ही वह जो जिला परिषद जो गठित होती है, उसमें उस जिला से आने वाले सभी विधायक, एमएलए और उस जिला के जो एमपी होते हैं, लोकसभा के मेंबर, वे भी उस जिला परिषद की कमेटी में शामिल होते हैं। और चेयरमैन, लोकल एमपी, लोकल एमएलए और जिला परिषद के मेंबर, ये सब मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट की योजना बनाते हैं। और केंद्र सरकार सीधे पंचायत को भी, पंचायत समिति से जो प्रमुख चुना जाता है उसको भी अलग से फंड भेजती है, पंचायतों में मुखिया को भी अलग से फंड भेजती है, और जिला परिषद के चेयरमैन को भी अलग से फंड भेजा जाता है। ये तीनों लेवल पे केंद्र सरकार फंड भेजती है डायरेक्ट, और इससे ये फायदा हुआ है कि इस प्रोविजन से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना है उसमें डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से हुआ है, क्योंकि योजना बनाने से लेके पैसा खर्च करने तक का पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हेड को ही दिया गया है। शहरी क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है, जैसे उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है। ब्लॉक लेवल के जो शहर होते हैं उनको नगर पंचायत कहा जाता है। सब डिवीजन लेवल के जो शहर होते हैं वहाँ नगर परिषद होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो शहर होते हैं वहाँ नगर पालिका होती है, और बड़े जो शहर हैं, जो बड़े जिले हैं, वहाँ नगर निगम होता है। ये सब लेवल के अनुसार अलग अलग, ये सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है। जैसे मानार पहले नगर पंचायत था, अभी सब डिवीजन हो गया मानार, तो नगर परिषद हो गया। हाजीपुर हमारा वैशाली जिला नगर पालिका है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, ये सब बड़े बड़े शहर हैं, तो यहाँ नगर निगम काम करती है। मुजफ्फरपुर में भी नगर निगम है, गया में भी नगर निगम है, पटना में भी नगर निगम है। तो ये शहर के स्टेटस के अनुसार, जो शहर का जैसा स्टेटस है उस अनुसार नगर परिषद, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ये सब अलग अलग लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का गठन किया गया है। और इसने हमारे देश में पावर के डिसेंट्रलाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नया सिस्टम जो है सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में, कंडक्टेड एनीवेयर। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज etc ऑल ओवर द कंट्री। इससे क्या हुआ है आज कि ये आंकड़ा दिया गया है कि पूरे देश में 36 लाख से ज़्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के मेंबर हैं। और ये सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट के वर्क में और विकास की योजना बनाने में या लोगों के दुख सुख में उनका ध्यान रखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको देना भारत में डेमोक्रेसी को काफ़ी मजबूत भी किया है, और इससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ है। तो ये थर्ड लेवल जो गवर्नमेंट है उसी को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब पेज नंबर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बगल में आप एक कार्टून देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट, लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, व्हाई डज द डीएम और कलेक्टर एडमिनिस्टर द डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं, तो उस हिसाब से तो चुने हुए प्रतिनिधि जिला परिषद को ही जिला का शासन चलाना चाहिए, तो फिर डीएम क्यों चलाते हैं? तो इसके बारे में आप पहले पढ़े हैं कि लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव, विधायिका, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर से ही वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक्सिक्यूटिव का हेड बनता है। सीएम वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है। उसी तरह जिला परिषद भी लेजिस्लेचर है। लेकिन आप ये पढ़े हैं कि जो हमारा एक्सिक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो दो तरह की कार्यपालिका है। एक पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव और एक सिविल एक्सिक्यूटिव जो है, जो
काम करने वाले हमारे ऑफिसर हैं। तो डीएम इसीलिए जिला का प्रधान होता है कि डीएम जो है वह एग्जीक्यूटिव का ही एक हिस्सा है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है, जिसका काम है सरकार द्वारा बनाए गए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। कार्यपालिका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर या लेड बाय चीफ मिनिस्टर या लेड बाय जिला परिषद, दिस इंस्टीट्यूशन ओनली रिकमेंडेड, ये सब सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं, उसको ग्राउंड पे काम कराने का काम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होता है, जिन्हें हम सिविल सर्विस के अधिकारी कहते हैं। तो इसीलिए डीएम जो होता है वह जिला का एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा हेड माना जाता है। इसीलिए जिला का शासन जिला परिषद के चेयरमैन नहीं चलाते बल्कि डीएम चलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही, इसमें जो सवाल उठाया है वह यही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क्स यह नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनका जो सेक्रेटरी होता है, जो होम सेक्रेटरी हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी हुआ, ये कौन होता है? सिविल सर्वेंट होता है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। तो इसीलिए डीएम जो है उसी तरह का नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। बस इस चैप्टर में यही पूरा बताया गया है। इसको अच्छे तरीके से फिर इसका असाइनमेंट लोड कर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप सही तरीके से तैयार कर लेंगे। बस ये सेकेंड चैप्टर जो है आपका फेडरलिज्म, ये खत्म हो।